हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात कर रहे थे नेटवर्क थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी के अंदर अपन पढ़ रहे थे एसी एनालिसिस। और आज अपन नेटवर्क थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एसी एनालिसिस के अंदर, जिसको बोलते हैं टाइम डोमेन टू फेजर डोमेन कन्वर्जन ऑफ पैसिव सर्किट एलिमेंट्स। यानी रजिस्टर को अपन टाइम डोमेन से फेजर डोमेन के अंदर कैसे लेके जाएंगे, कैपेसिटर को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन के अंदर कैसे लेके जाएंगे, और इंडक्टर का इक्विवेलेंट टाइम डोमेन से फेजर डोमेन के अंदर कैसा होगा, वो बात करेंगे। तो आज की अपनी हेडिंग होने वाली है टाइम डोमेन टू फेजर डोमेन कन्वर्जन ऑफ पैसिव सर्किट एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने बात की थी साइनसोइडल सोर्सेस को कैसे टाइम डोमेन से फेजर डोमेन के अंदर लेके जाते हैं, और आज अपन बात करेंगे पैसिव सर्किट एलिमेंट्स को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी से आपको समझ में आने वाला है। तो अपनी आज हेडिंग है टाइम डोमेन टू फेजर डोमेन कन्वर्जन। क्या है टाइम डोमेन टू फेजर डोमेन कन्वर्जन ऑफ पैसिव सर्किट एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? ऑफ पैसिव सर्किट एलिमेंट्स, जिसके अंदर अपना रजिस्टर आता है, इंडक्टर आता है एंड कैपेसिटर आता है। देखो, अपन ने बात की थी एसी सर्किट के अंदर, अपना सेकंड चैप्टर के अंदर सोर्सेज जितने भी होंगे साइनसोइडल सोर्सेस होंगे, और साइनसोइडल सोर्सेस को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कैसे ले जाया जाता है, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी। आज अपन बात करते हैं टाइम डोमेन से फेजर डोमेन के अंदर पैसिव सर्किट एलिमेंट, जो रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इनको टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कैसे लेके जाते हैं, इसकी बात करते हैं। तो इससे पहले कुछ आइडेंटिटी आती है फेजर डोमेन में, टाइम डोमेन के सिग्नल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किसी इक्वेशन को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कैसे लेके जाते हैं, उसकी बात करते हैं। तो ऐसे एज्यूम करो कि F1t और F2t, क्या आप एज्यूम करो कि F1t और F2t आर टू साइनसॉइड सिग्नल है। कैसे सिग्नल है? साइनसॉइड सिग्नल है। कैसे सिग्नल है? दोनों साइनसॉइड सिग्नल, यानी साइन या कोसाइन कुछ भी हो सकते हैं, दोनों कैसे साइनसॉइड सिग्नल है। और मैंने आपको बताया था साइनसॉइडल सिग्नल को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले तो इन दोनों को एक ही नेचर में लाते हैं, या तो दोनों को प्लस के साइन में लाते हैं या दोनों को प्लस के कोसाइन में लाते हैं। फिर अपन ने यह बात की थी आरएमएस वैल्यू फेजार भी होता है और पिक वैल्यू फेजार भी होता है, उसकी बात आपने लास्ट लेक्चर में की थी। और टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में किसी भी सोर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो मैंने एज्यूम किया कि F1t और F2t दो साइनसॉइड सिग्नल है, और F1t का फेजर डोमेन इक्विवेलेंट है, मान लो F1 फेजार, और F2t का फेजर डोमेन में इक्विवेलेंट है F2 फेजर। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि साइनसॉइड सिग्नल को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कैसे लेके जाते हैं, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी। और मैंने एज्यूम किया कि F1t और F2t दो साइनसॉइडल सिग्नल है, एक ही नेचर के, या तो प्लस के साइन है या प्लस के कोसाइन है, और इसका फेजर डोमेन इक्विवेलेंट F1 वेक्टर है, और इसका फेजर डोमेन इक्विवेलेंट F2 फेजर या F2 बार या F2 वेक्टर, कुछ भी बोलो आप बोल सकते हो। ये दो इक्वेशन है। तो अगर आपको पूछे एक इक्वेशन ऐसे दे दे कि F1t इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट दे दे और फिर दे दे F2t दे दे, और बोले इस इक्वेशन को फेजर डोमेन में लेके जाओ, ये इक्वेशन किस डोमेन में? ये इक्वेशन है टाइम डोमेन के अंदर, और बोले इस इक्वेशन को फेजर डोमेन के अंदर लेके जाओ, तो सिंपली क्या करेंगे अपन? दोनों तरफ फेजार लेंगे, तो F1 का फेजर क्या हो जाएगा? सिंपली F1 फेजर। ये क्या के इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, फेजर डोमेन के अंदर ही कांस्टेंट ही रहेगा। और F2 का फेजर क्या है? F2 फेजर। ये इसका फेजर डोमेन में अपन ने इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में लेके जाना आना चाहिए। यानी F1t है, इसका फेजर डोमेन में इक्विवेलेंट क्या है? F1 बार। F2t है, इसका फेजर डोमेन इक्विवेलेंट क्या है? F2 बार। ये कांस्टेंट के का के ही रहेगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ऐसे दे दे F1t इक्वल टू कोई कांस्टेंट, और फिर ऐसे दे दे dF2t अपॉन dt, और बोले इस इक्वेशन को आप फेजर डोमेन के अंदर लेके जाओ, तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है। F1 का फेजर इक्विवेलेंट कितना था? F1 बार। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का के, और आपको d बाई dt का फेजर इक्विवेलेंट आना चाहिए। कभी भी d बाई dt लिखा हो तो उसका फेजर इक्विवेलेंट होता है j ओमेगा, और फिर क्या है? F2 है, तो F2 का कितना हो जाएगा? F2 बार। ये चीज आनी चाहिए। d बाई dt का फेजर इक्विवेलेंट j ओमेगा होता है,
क्या होता है, जे ओमेगा होता है। और अपन F1t और F2t कुछ भी सिग्नल हो जाता है। जब अपन किसी ऐसी नेटवर्क को सोल्व करते हैं ना, तो उसमें से फ्लो होने वाली किसी भी एलिमेंट से करंट या उसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा साइनसोइडल नेचर का ही होगा। क्योंकि जितने भी सोर्सेस लगे होंगे ना, इस चैप्टर में अपन एसी एनालिसिस में जो पढ़ेंगे ना, जो भी सोर्स की बात करेंगे वो साइनसोइडल नेचर का होगा। कैसा होगा, साइनसोइडल नेचर का सोर्स होगा, तो रेस्पॉन्स भी कैसा आएगा, साइनसोइडल नेचर का ही रेस्पॉन्स आएगा। एसी नेटवर्क में किसी भी एलिमेंट से फ्लो होने वाली करंट या उसके अक्रॉस पोटेंशियल हमेशा साइनसोइडल नेचर का ही होता है। क्योंकि उसके अंदर जो भी सोर्सेस लगे हो कैसे होते हैं, वो साइनसोइडल होते हैं, तो उसके किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस रेस्पॉन्स भी कैसा होगा, साइनसोइडल नेचर का ही होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अपन टाइम डोमेन से फेजर डोमेन के अंदर इक्वेशन को कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये इक्वेशन है टाइम डोमेन के अंदर। यहाँ अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन को हैंडल करना पड़ता है। पता है आपको, किसी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू L di अपॉन dt। और अगर फेजर डोमेन में ये कैसी बन जाती है, लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो इसलिए अपन फेजर डोमेन का यूज करते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं बात करता हूं सबसे पहले अपन का सबसे फर्स्ट है ना पैसिव एलिमेंट की बात करता हूं। रजिस्टर को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कैसे ट्रांसफर करते हैं उसकी बात करते हैं। मान लो ये कोई रजिस्टर है जो किसी सर्किट का एक पार्ट है। मैं पूरा सर्किट नहीं बना रहा हूं, लेकिन ये कोई एक सर्किट का पार्ट है। ऐसे एज्यूम करो कोई एसी नेटवर्क है, एसी सर्किट है जिसका एक पार्ट, इसमें भी एक रजिस्टर कनेक्टेड है। मैं ओनली उस रजिस्टर पे फोकस कर रहा हूं। और एसी सर्किट का मतलब है एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर ओनली साइनसोइडल सोर्सेज कनेक्टेड हो। उसकी अपन इस चैप्टर के अंदर ओनली अपन साइनसोइडल सोर्सेज वाले एसी सर्किट्स की ही बात करेंगे। तो रेस्पॉन्स भी कैसे होंगे, एसी। तो इसके अक्रॉस में अगर मैं पोटेंशियल और इससे फ्लो होने वाले करंट की बात करूंगा तो वो भी साइनसोइडल नेचर का ही होगा। क्योंकि अपन एसी नेटवर्क के अंदर साइनसोइडल सोर्सेज की ही बात कर रहे हैं। तो मान लो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप मान लो VT है, और इससे फ्लो होने वाली करंट मैंने एज्यूम कर ली IT। ये VT और IT भी साइनसोइडल नेचर के ही होंगे। क्योंकि एसी नेटवर्क के अंदर जिसके अंदर ओनली साइनसोइडल सोर्सेज कनेक्टेड हैं, तो किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप एंड उससे फ्लो होने वाली करंट भी साइनसोइडल नेचर की ही होगी। और मैंने एज्यूम कर लिया कि VT भी कैसा है, साइनसोइडल है। मैंने एज्यूम कर लिया कि VT का फेजर डोमेन के अंदर रिप्रेजेंटेशन हो गया V वेक्टर, और IT का फेजर डोमेन के अंदर रिप्रेजेंटेशन हो गया I वेक्टर। और किसी भी साइनसोइडल सोर्सेज को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कैसे लेके जाते हैं वो अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी। मैंने एज्यूम कर लिया कि VT का फेजर डोमेन इक्विवेलेंट है V वेक्टर, और IT V वेक्टर बोलो, V बार बोलो, V फेजर बोलो, बोथ आर सेम थिंग। और IT का फेजर डोमेन इक्विवेलेंट है I बार। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी। और ये IT और VT कैसे हैं, साइनसोइडल नेचर के हैं। और ओम्स लॉ के हिसाब से मैं लिख सकता हूं टाइम डोमेन के अंदर VT इक्वल टू R इंटू IT लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और मैं इसका इक्विवेलेंट फेजर डोमेन में आपको फाइंड आउट करने से पहले इस इक्वेशन को आप फेजर डोमेन के अंदर कन्वर्ट करो। VT का फेजर क्या है, V फेजर। VT कैसा है, ओनली साइनसोइडल सिग्नल के लिए ही फेजर एप्लीकेबल है। साइनसोइडल नेचर के अलावा किसी भी टाइम डोमेन के सिग्नल, ऐसे नहीं आप अपनी इच्छा से कुछ भी ले लो टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल, ओनली फॉर साइनसोइडल सिग्नल के लिए ही फेजर एप्लीकेबल है। ये VT एक साइनसोइडल सिग्नल है, इसका इक्विवेलेंट V फेजर। इक्वल का इक्वल, R कांस्टेंट है, आपको पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट। IT भी कैसे है, साइनसोइडल नेचर का है, इसलिए इसका फेजर डोमेन में कुछ इक्विवेलेंट होगा I फेजर। उसकी मैं बात कर देता हूं I फेजर। ये किसी भी रजिस्टर की फेजर डोमेन के अंदर VI रिलेशनशिप होता है। और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं नेटवर्क को, पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करो फिर उस सर्किट एलिमेंट को कन्वर्ट करो तो आपको आसानी रहेगी। ये मेरा VT का क्या हो जाएगा, V फेजर। IT का क्या हो जाएगा, I फेजर। और मैं R का R ही रहेगा, और इक्वेशन क्या हो जाएगी, V फेजर इक्वल टू I फेजर इंटू R। ये रिलेशन होगी। कहीं भी आपको रजिस्टर दिखे और आप नेटवर्क को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो R का R ही रहेगा, R की जगह R ही रहेगा। और इक्वेशन क्या होगी, V फेजर इक्वल टू R इंटू I फेजर। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और मैंने कल बताया था, अगर कोई दो आइडेंटिटी मल्टीपल हो रही है तो उनका फेज एड होता है। अगर इस पूरी इक्वेशन का मैं फेज लूंगा, मैंने एज्यूम कर लिया कि V फेजर का
फेजार क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फेजार इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फेजार एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ ना कुछ फेज होगा। मैंने एज्यूम कर लिया ये v है, इसकी पिक वैल्यू फेजार की मैं यहाँ पर बात करता हूं। मान लो इसकी पिक वैल्यू Vm है और इसका फेज मैंने एज्यूम कर लिया थीटा v, ये मेरा I फेजार है। मैंने एज्यूम कर लिया इसकी पिक वैल्यू Im है और इसकी फेज की वैल्यू कितनी है, थीटा I। आप पिक वैल्यू फेजार भी ले सकते हो, आरएमएस वैल्यू फेजार भी ले सकते हो, लेकिन जब आपको एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा तो हमेशा आरएमएस वैल्यू फेजार ही प्रोवाइड करेगा। तो अपन आरएमएस वैल्यू फेजार लेके चलते हैं तो अपन के लिए फिर वो और सुटेबल रहेगा, कहीं अपन का मिस्टेक नहीं होगी। आप पिक वैल्यू फेजार भी ले सकते हो, आई फेजार इक्वल टू आई एम थीटा आई, वी फेजार इक्वल टू वी एम थीटा वी, लेकिन आरएमएस वैल्यू की हैबिट डालो ताकि एग्जामिनर दे तो भी अपन सोल्व कर दे और अपन की तरफ से ही अपन आरएमएस लेके चले। पिक लोगे तो भी सेम आंसर आएगा, आरएमएस वैल्यू फेजार लेगो तो भी सेम आंसर आएगा, फर्क उससे नहीं है। फर्क एग्जामिनर देगा तो बाय डिफॉल्ट आरएमएस वैल्यू फेजार ही प्रोवाइड करेगा। तो मैंने ये मान लो Vt है, इसकी आरएमएस वैल्यू मैं हमेशा स्मॉल v से लिखता हूं। मान लो इसकी आरएमएस वैल्यू v है और It की आरएमएस वैल्यू I है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा v फेजार सिंपली क्या होगा, इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है v और इसका एंगल मैंने एज्यूम कर लिया थीटा ऑफ v। ये I फेजार, इसकी आरएमएस वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली स्मॉल I और इसकी एंगल कितना फेज हो गया थीटा I, ये मैंने एज्यूम कर लिया, कुछ नहीं क्या, ये आरएमएस वैल्यू फेजार है। मैं Vm लिखता हूं तो उसका मतलब उस Vt सिग्नल की पिक वैल्यू होगी, और सिंपली V लिखता हूं, सिंपली ओनली V, तो इसका मतलब इस Vt की आरएमएस वैल्यू होगी, क्या होगी, आरएमएस वैल्यू। अगर इस इक्वेशन के दोनों तरफ मैं फेज लूं, क्या फेज लेना आना चाहिए, तो मेरे को बताओ V का फेज कितना है, थीटा V। रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है और पॉजिटिव नंबर का फेज कितना होता है, 0 होता है, तो इसका फेज हो गया 0। और R और I फेजर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होते हैं फेज क्या होता है, ऐड होता है, और I का फेज कितना है, थीटा I। यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि थीटा V इक्वल टू थीटा I, यानी किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं। जिस फेज में, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज होगा, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में उससे फ्लो होने वाली करंट भी होगी। अगर आप ऐसे बना रहे हो V फेजार, तो I फेजार ही उसी डायरेक्शन में ही होगा, V और I एक ही डायरेक्शन में होंगे। ये अपन ने जब फेजार का बेसिक पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने ये सारी बातें बताई थी। आई होप ये आपको अपना फर्स्ट सर्किट एलिमेंट जो होता है रजिस्टर, वो होता है कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं सेकेंड सर्किट एलिमेंट, जिसको बोला जाता है इंडक्टर, ये जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू L है, इसके अक्रॉस मान लो पोटेंशियल वही Vt और इससे भी फ्लो होने वाली करंट It है। और वो पीछे वाली सेम बात है, Vt का फेजर डोमेन इक्विवेलेंट V फेजार, It का फेजर डोमेन इक्विवेलेंट I फेजार, तो V फेजार इक्वल टू क्या हो जाएगा, V एंगल थीटा V, I फेजार क्या हो जाएगा, I एंगल थीटा I। जो अपने पीछे लिखा वो सेम की सेम बातें, ये तो अपन के थ्रू आउट तीनों एलिमेंट क्या चलेगी, सेम ही चलेगी, ये वाली बातें। तो अब देखो, अब मेरे को बताओ इसका IV रिलेशनशिप क्या होता है टाइम डोमेन के अंदर, तो आप सबको पता है, आप लिखते ही हो Vt इक्वल टू L dIt अपॉन dt। और इस इक्वेशन को मैं अगर फेजर डोमेन के अंदर लेके जाता हूं, तो मैंने कहा था Vt क्या है, साइनसोइडल। किसी भी पैसिव एलिमेंट के अक्रॉस अगर वो एक ऐसी सर्किट का मतलब पार्ट है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज और उससे फ्लो होने वाली करंट साइनसोइडल नेचर की ही होती है। मान लो Vt एक साइनसोइडल नेचर की है, तो इसके करस्पॉन्ड एक फेजर डोमेन में एक V फेजार होगा। फेजार ओनली साइनसोइडल सिग्नल के लिए ही एप्लीकेबल है, तो Vt का फेजार क्या हो जाएगा, V इक्वल टू L है तो L का L, d अपॉन dt का मैंने बताया था क्या होता है, j ओमेगा, और It का क्या हो जाएगा, I फेजार। इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, j ओमेगा L इंटू I फेजार, या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, j XL इंटू I फेजार। यहां पर एक टर्म आया है XL, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा L। इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द
पैसिव सर्किट एलिमेंट इंडक्टर का क्या बोला जाता है? इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है, एक्सएल को, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल होती है। और ये इसका आईवी रिलेशनशिप होता है फेजार डोमेन के अंदर, V इक्वल टू जे एक्सएल इंटू आई फेजार। तो इस इक्वेशन के हिसाब से आप इसको अब ट्रांसफर करो फेजर डोमेन के अंदर। कैसे ट्रांसफर करोगे? VT का क्या हो जाएगा? V फेजार। IT का क्या हो जाएगा? I फेजार। अब यहां क्या आ जाएगा? ये आएगा पूरा जे एक्सएल। तो कभी भी किसी नेटवर्क को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में अगर आप लेके जा रहे हो तो एल की जगह आपको फेजर डोमेन के अंदर क्या लिखना है? जे एक्सएल। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा क्या होते हैं? उस नेटवर्क की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, वो नेटवर्क किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा। और एल क्या होते हैं? इंडक्टेंस। एक्सएल को क्या बोला जाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है। तो वी और ये इक्वेशन पता होने चाहिए, आईवी रिलेशनशिप पता होना चाहिए, V इक्वल टू आई इंटू दिस, बस। अब यहां पर डी बाई डी टी आ रहा था, वो कुछ नहीं आएगा। ये इक्वेशन एक लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें? लीनियर इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ही तो अपन फेजर डोमेन के अंदर जा रहे हैं, तभी तो अपन को इजी पड़ेगा नेटवर्क को सोल्व करना। यहां पर डी बाई डी टी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे बन रही है, यहाँ एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, V फेजार इक्वल टू आई फेजार इंटू दिस जे एक्सएल। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होता है। और एल इंडक्टेंस, वो भी क्या होती है? पॉजिटिव नंबर होती है। अगर इस इक्वेशन की मैं दोनों तरफ फेज लूंगा तो क्या आ जाएगा? V का फेज कितना है? थीटा V। J का फेज कितना होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था, J का फेज कितना होता है? 90 डिग्री। और मैंने बताया था ये 3 नंबर किसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में फेज क्या होता है? ऐड होता है। तो 90 प्लस एक्सएल क्या? एक पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ओमेगा भी एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, एक पॉजिटिव नंबर, एल भी एक पॉजिटिव नंबर, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर, तो इसकी फेज कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और आई का फेजार मैंने एज्यूम कर लिया थीटा आई, तो यहां से क्या निकल जाएगा? एक रिलेशन थीटा वी इक्वल टू थीटा आई प्लस 90। यानी किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज उससे फ्लो होने वाली करंट से 90 डिग्री से लीड करेगा। करंट फेज में मैं 90 एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तो मेरे को वोल्टेज फेज मिलेगा। इसका मतलब वोल्टेज का फेज करंट के फेज से 90 आगे है। करंट का फेज जब कितना होगा? 0 होगा, तो वोल्टेज का फेज कितना हो जाएगा? 0 प्लस 90 प्लस का 90। यानी वोल्टेज करंट से लीड करेगा। कितने से लीड करेगा? 90 डिग्री से इन द केस ऑफ इंडक्टर, जबकि इन द केस ऑफ रजिस्टर वोल्टेज और करंट एक ही फेज में थे। तो अगर ऐसे बात कहूं, मेरा अगर करंट फेज में इधर बनाऊं, ये मेरा अगर आई फेज में इधर बना दिया, तो मेरा वोल्टेज फेज क्या करेगा? इससे 90 डिग्री से लीड करेगा। लीड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आगे होगा। ये अपन ने पिछले लेक्चर में बात की थी, लीड क्या होता है, लेग क्या होता है। ये अगर आई फेज होगा तो ये मेरा वी फेजार होगा, इससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव आगे होगा। इन वोल्टेज मेरा करंट से 90 डिग्री से हमेशा क्या करेगा? लीड करेगा इन द केस ऑफ इंडक्टर। आई होप और ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, V इक्वल टू आई इंटू जे एक्सएल। यानी L की जगह आपको जे एक्सएल लिखना है और V इक्वल टू आई इंटू जे एक्सएल। ये इसका IV रिलेशनशिप हो गया। किस डोमेन में? फेजर डोमेन के अंदर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं कैपेसिटर की। ये मान लो कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल मान लो VT है और इससे फ्लो होने वाली करंट मान लो IT। तो मेरे को पता है कैपेसिटर का IV रिलेशनशिप क्या होता है? IT इक्वल टू C डी VT अपॉन DT। और अपन ने एज्यूम क्या किया था स्टार्टिंग में? आपको पता है कि IT और VT का फेजार डोमेन के अंदर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? V फेजार और I फेजार। इनके RMS वैल्यू अपन ने एज्यूम की थी I और V, और अपन ने ऐसे एज्यूम किया था V फेजार इक्वल टू RMS वैल्यू और इसका एंगल थीटा V, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। और I फेजार अपन ने क्या एज्यूम किया था? I और एंगल थीटा I इसकी RMS वैल्यू है। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा। और VT और IT किस नेचर के होंगे? साइनसॉइडल नेचर के ही होंगे। किसी भी पैसिव सर्किट के अंदर किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस
पोटेंशियल आप फाइंड आउट करो या उससे फ्लो होने वाली करंट फाइंड आउट करो, वो हमेशा साइनोसॉइडल नेचर के ही होंगे। क्योंकि यहां अपन जो एसी सर्किट हैंडल कर रहे हैं ना, तो ओनली साइनोसॉइडल सोर्सेस वाले एसी सर्किट ही हैंडल करेंगे। जो भी सोर्सेस उसके अंदर लगे हैं, चाहे वो करंट हो चाहे वोल्टेज हो, किस नेचर का है, साइनोसॉइडल नेचर का है, तो रेस्पॉन्स भी कैसा होगा, साइनोसॉइडल नेचर का ही रेस्पॉन्स आएगा ऐसे नेटवर्क के केस में। तो वीटी भी कैसा है, एक साइनोसॉइडल नेचर का है, आईटी भी कैसा है, साइनोसॉइडल नेचर का है। तो वीटी का फेजर डोमेन मैंने बताया था, किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वीटी का फेजर डोमेन इक्विवेलेंट हो गया वी फेजर, आईटी का फेजर डोमेन इक्विवेलेंट हो गया आई फेजर, और मैंने एज्यूम कर लिया वी फेजर और इक्वल टू इसकी आरएमएस वैल्यू और इसका एंगल थीटा वी, और आई फेजर इक्वल टू आई इसके आरएमएस वैल्यू आई और इसका एंगल थीटा आई। तो इस इक्वेशन को अगर मेरे को फेजर डोमेन के अंदर लेके जाना है, तो आईटी का फेजर कितना हो जाएगा, आई फेजर इक्वल टू सी, एक कांस्टेंट है तो सी का सी, डी बाई डी टी का कितना हो जाएगा, जे ओमेगा, और पीछे वीटी बचेगा तो वीटी क्या हो जाएगा, वी फेजर। तो मेरे को अगर वी फेजर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करूंगा, ये उधर जाएगा तो जे ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, जे अपॉन ओमेगा सी इंटू आई फेजर, और यहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा सी को बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी बोला जाता है इंटू आई फेजर। यहाँ एक टर्म आया एक्सी जिसको बोला जाता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा क्या होती है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी जिस फ्रीक्वेंसी पे वो नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और सी उसकी क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यू है। तो वी फेजर इक्वल टू माइनस जे एक्सी इंटू आई फेजर। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, और एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। अब इस नेटवर्क को अंदर इस इक्वेशन के हिसाब से लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वीटी का क्या है, वीटी का मेरा वी फेजर, आई का क्या है, आई फेजर, वी फेजर इक्वल टू आई फेजर इंटू माइनस जे एक्सी। तो इधर अपन को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का जे एक्सी। इक्वेशन सिंपली क्या हो जाएगी, आई वी रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, वी फेजर ये क्या है, माइनस जे एक्सी इंटू आई फेजर। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा वी आई रिलेशनशिप क्या होता है। किसी भी कैपेसिटर को अगर आप टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसका इक्विवेलेंट कितना होता है, माइनस जे एक्सी, क्या होता है, माइनस जे एक्सी, और इसका वी आई रिलेशनशिप क्या होता है, वी इक्वल टू माइनस जे एक्सी इंटू आई फेजर। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे को बताओ एक्सी क्या होगी, एक्सी तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ओमेगा पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, एक्सी पॉजिटिव, और इस इक्वेशन का अगर मैं फेज लूंगा तो क्या होगा, वी का फेज एज्यूम, वी का फेज कितना है, थीटा वी, ये क्या है, माइनस। आपको बताओ माइनस का फेज कितना होता है, आपको पता है माइनस का फेज होता है 180 डिग्री। किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का फेज कितना होता है, 0 होता है, माइनस का फेज कितना होता है, 180 होता है। ये आपको बेसिक के अंदर मैंने बताया था। 180 भी आप 180 भी बोल सकते हो, माइनस 180, 180 और माइनस 180 बोथ आर सेम थिंग होती है। प्लस का 180 बोलो या फिर माइनस का 180 बोलो, आपको मैंने देखो ये बताया था, आर्गेंट प्लेन बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने पर ये क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर आते हैं, क्या आता है, पॉजिटिव रियल आता है। यहाँ क्या आते हैं, नेगेटिव रियल आता है, क्या आता है, नेगेटिव रियल। यहाँ क्या आता है, जे आता है, इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आता है, प्योर इमेजिनरी नेगेटिव नंबर यहाँ आते हैं। इसका फेज कितना होता है, 0। इसका कितना होता है, 90। इसका कितना होता है, माइनस का 90। इसका अगर आप ऐसे एज्यूम करोगे तो प्लस 180 भी लिख सकते हो, और क्लॉकवाइज में करोगे तो माइनस का 180 भी लिख सकते हो। बोथ आर सेम थिंग, माइनस का 180 भी लिख सकते हो। तो देखो ये क्या है, माइनस, आपको पता है नेगेटिव नंबर का फेज कितना होता है, माइनस 180। फिर क्या है, जे, जे जे कैसा है, पॉजिटिव जे, पॉजिटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव जे का फेज कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। या फिर सिंपली आप ऐसे ही सोच सकते हो, माइनस का जे, ऐसे आप ऐसे भी सोच सकते हो, नेगेटिव का कितना होता है, माइनस 80, प्लस का जे का कितना होता है, 90। या फिर अपन ऐसे भी तो सीधा सोच सकते हैं, ये क्या है, माइनस का जे का फेज कितना होता है, माइनस का 90 डिग्री। तो अपन इसको हटा के नेगेटिव को अलग अलग सोचोगे तो भी तो आंसर सेम आएगा। या फिर क्या होगा, माइनस जे का कितना होता है, माइनस का 90 डिग्री। फिर क्या एक्स सी है, एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, इसका फेज कितना हो जाएगा, 0।
और आई इंटू आई है, आई का फेज कितना हो जाएगा थीटा आई। तो इस इक्वेशन को मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा थीटा आई इक्वल टू थीटा वी प्लस 90 डिग्री। इसका मतलब इस इक्वेशन को रीड करना आना चाहिए कि थीटा आई यानी थीटा वी जब 0 होगा तब थीटा आई कितना होगा, कुछ कितना होगा 90 डिग्री। यानी करंट फेजार वोल्टेज फेजार से लीड करेगा बाय 90 डिग्री। यानी अगर मेरा वोल्टेज फेजार को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा ना इस डायरेक्शन में, तो मेरा करंट फेजार इससे लीड करेगा, मतलब लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या होगा, आगे होगा करंट फेजार। करंट फेजार वोल्टेज फेजार से 90 डिग्री लीड करेगा। और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा माइनस जे एक्ससी। एक्ससी को क्या बोला जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी पैसिव सर्किट एलिमेंट्स को एक डोमेन से दूसरे डोमेन में कैसे लेके जाते हैं और किस एलिमेंट में वोल्टेज लीड करेगा, किस में करंट लीड करेगा, किस में वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होंगे, और इनका IV रिलेशनशिप V इक्वल टू माइनस जे एक्ससी इंटू आई वेक्टर, V इक्वल टू प्लस जे एक्सएल इंटू आई वेक्टर, V इक्वल टू R इंटू आई फेज, यानी वो सब आना चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो फिर इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।